हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं वीरेंद्र चौहान स्वागत करता हूं बैंकिंग एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी विथ बैंकिंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज है 3 नवंबर और 3 नवंबर से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, साथ ही इससे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट जिससे डेफिनेटली आप अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। साथ ही इन सभी करंट अफेयर का पीडीएफ फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैन सेल ऑफ फायर क्रैकर एम्ड कोविड-19 क्राइसिस। इनमें से किस राज्य ने कोविड-19 संकट के बीच पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? राजस्थान सरकार ने कोविड-19 के दौर में जो भी पेशेंट है यानी कि मरीज हैं और साथ ही पब्लिक के हेल्थ को किसी प्रकार का बीमारी का इफेक्ट ना पड़े उसको ध्यान में रखते हुए राज्य में सभी प्रकार के फायर क्रैकर यानी कि पटाखों की बिक्री पे प्रतिबंध लगा दिया है। अगर परीक्षा में पूछा जाए तो किस सरकार ने लाया, तो राजस्थान सरकार ने, और इसका अनाउंसमेंट राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने नो मास्क नो एंट्री कैंपिंग चलाई। इसके अंतर्गत राजस्थान सरकार के अंतर्गत जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो बिना मास्क ऑफिस में एंट्री नहीं कर सकते हैं। साथ ही वहां की आम पब्लिक कोई ऑफिशियल वर्क कराना चाहती है तो वो भी बिना मास्क के ऑफिस में नहीं एंट्री कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी के बर्थ एनिवर्सरी यानी कि हाल ही में उनका 76 बर्थ एनिवर्सरी मनाएगी राजीव गांधी की, और इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी इंदिरा रसोई योजना शुरू। इसके अंतर्गत जो भी राज्य में पुअर पीपुल हैं और अर्बन एरिया में रहते हैं उनको सब्सिडी के तौर पे न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड किया जाएगा मात्र 8 रुपए में। ओरिजिनल में इस प्लेट का कॉस्ट जो है वो 20 रुपए है, लेकिन सरकार इसमें 12 रुपए का क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है। हाल ही में सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने राजस्थान सरकार के साथ टाई अप किया है ताकि राज्य में एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सके। सिडबी कई बार परीक्षा में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, यहाँ तक कि इसका फाउंडिंग डेट यानी कि 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो लखनऊ यूपी में पड़ता है। अब प्रेजेंट इसके चेयरमैन और एमडी की बात करें तो कौन है, देवेंद्र कुमार सिंह है। हाल ही में सिडबी ने सिबिल के साथ टाई अप करके एक प्लेटफॉर्म जारी किया है जिसका नाम है एमएसएमई सक्षम। यह क्या करेगा, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी एमएसएमई बिजनेस करना चाहते हैं और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो इस प्लेटफॉर्म पे फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। अगर बात करें राजस्थान की तो राजस्थान सरकार के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क। परीक्षा में पूछा जाता है कि रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है, तो राजस्थान में। इसके सिवा सरिस्का नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है, राजस्थान में है। उसके साथ डिजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है, राजस्थान में है। उसके बाद अगर बात करें तो दराह नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे है, राजस्थान में। राजस्थान का अगर कैपिटल की बात करें तो जयपुर है। गवर्नर है कलराज मिश्रा और चीफ मिनिस्टर तो अभी हमने देखा अशोक गहलोत। तो सही जवाब हमारा इस किस राज्य ने फायर क्रैकर पे बैन लगा दिया है कोविड-19 पेशेंट की हेल्थ सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए? सही जवाब ए, राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बैंक हैज टाई अप विथ जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन टू रेज $1 बिलियन यूनाइटेड लोन। किस बैंक ने जापान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने के लिए समझौता किया है? एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने $1 बिलियन US का जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ टाई अप किया है, और इस फंड से भारत के अंदर जो भी जापान के ऑटोमोबाइल सेक्टर है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे सप्लायर हो, चाहे डीलर हो, इनको लोन के माध्यम से हेल्प की जाएगी ताकि ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्टअप किया जाए, रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, जीडीपी को रिवाइव किया जाए, और जो भी कोरोना वायरस की वजह से लॉसेज हुए हैं उनका फुलफिल किया जाए प्रॉफिट मेकिंग जनरेट करके। और इसके तहत अगर बात किया जाए तो जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन अकेले 600 मिलियन लोन दे रहा है। उसके बाद अदर जो है एमएसबीसी, एमयूएफसी बैंक, मिजू बैंक, शिजुओका बैंक, बैंक ऑफ योकोमा
प्रश्न बस यही याद रखना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस बैंक के साथ $1 बिलियन का लोन एग्रीमेंट किया है, तो अपना जवाब है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। एसबीआई का फैक्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3 बैंकों के मर्जर से हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ बॉम्बे, स्टेट बैंक ऑफ कोलकाता, स्टेट बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों का विलय 1921 में हुआ था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से इसका रीनेम करके 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। हाल ही में अभी एसबीआई क्लर्क का परीक्षा हुआ, उसमें पूछा गया है कि 2017 में हाउ मैनी एसोसिएट मर्ज विथ एसबीआई, कितने एसबीआई के एसोसिएट एसबीआई के साथ मर्ज हुए, तो सही जवाब था हमारा 5 बैंक जो थे वो एसबीआई के। अगर प्रेजेंट चेयरमैन की बात करें तो दिनेश कुमार खारा हैं, और एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। तो सही जवाब किस बैंक ने किया है जेबीआईसी के साथ $1 बिलियन का लोन लेने के लिए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेम ऑफ सुपर तूफान विच हैज हिट फिलीपींस रिसेंटली, उस सुपर आंधी का नाम बताइए जिसने हाल ही में फिलीपींस पर प्रहार किया। हाल ही में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म जिसका नाम है गोनी, और गोनी कहाँ पे आया है, फिलीपींस में। यह एक प्रकार का क्या है, परीक्षा में सीधे पूछा जाता है कि गोनी रिलेटेड विथ, तो गोनी क्या है, एक प्रकार का तूफान है, हाल ही में कहाँ पे आया है, तो फिलीपाइंस में। और यह नाम जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, साउथ कोरिया। हाल ही में इससे पहले बात करें तो लास्ट वीक फिलीपींस में एक और तूफान आया था जिसका नाम था मोलावी। क्या नाम था, मोलावी। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भाई ये साइक्लोन है या फिर ये तूफान है या स्ट्रॉम है, इसका नाम किसके द्वारा दिया गया है। तो अभी अगर बात करें निसर्ग, जो महाराष्ट्र गुजरात के कई सारे रीजन को इफेक्ट किया था, और यह निसर्ग क्या था, एक साइक्लोन था, और जिसका नाम किसके द्वारा दिया गया था, बांग्लादेश। साइक्लोन एम्फान वेस्ट बंगाल और ओडिशा के कई सारे रीजन को इफेक्ट किया था, और इसका नाम किसने दिया था, थाईलैंड ने। साइक्लोन माह आया था और इसका नाम जो दिया था ओमान ने दिया था। साइक्लोन बुलबुल इसका नाम दिया था पाकिस्तान ने, और एक आया था साइक्लोन करयार, और इसका जो नाम दिया था वो म्यांमार ने दिया था। लेकिन फ्रेंड्स अभी याद रखना, गोनी क्या है, तूफान है, कहाँ पे आया, फिलीपींस। अब फिलीपींस की बात आती है तो इसका जो कैपिटल है वो मनीला है, और इसकी जो करेंसी वो क्या है, पैसो है। तो सही जवाब किस जो साइक्लोन आया, तूफान आया था फिलीपाइंस में, उसका नाम गोनी था। सही जवाब हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया हैज बैन द एक्सपोर्ट ऑफ विच वेजिटेबल सीड, भारत ने किस सब्जी के बीज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत सरकार ने ओनियन के सीड को एक्सपोर्ट को लेकर गाइडलाइन इशू किया है, और इसके एक्सपोर्ट पे इमीडिएट इफेक्ट के अंतर्गत किसी भी प्रकार का ओनियन सीड को हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और यह निर्णय हमारे भारत के अपने डोमेस्टिक बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि अभी ओनियन की क्रॉप सीजन आ गया है और उसमें ओनियन के बीजों का शॉर्टेज ना पड़ जाए, इसे ध्यान में रख के लिया गया है। अगर बात करें कि टॉप 3 कंट्री कौन से हैं जो भारत से ओनियन सीड मंगाते हैं, तो पहला ईरान, नीदरलैंड और यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। ये ओनियन सीड के एक्सपोर्ट का जो अनाउंसमेंट किया है वो भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है DGFT यानी कि डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड, इसके द्वारा यह निर्णय लिया गया है। बैंक एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म पूछा गया है और मुझे लगता है पूछा भी जाएगा। DGFT क्या देखता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कई सारे फैसले लेता है। DGFT डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो सही जवाब किस कौन से सब्जी के बीज को, तो जवाब है सी, ओनियन के। Which ministry will set up a strategic policy unit called Strategic Policy and Facilitation Bureau? कौन सा मंत्रालय रणनीतिक नीति और सुविधा ब्यूरो नामक एक रणनीतिक नीति इकाई स्थापित करेगा? हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने और इन्वेस्ट इंडिया ने एक साथ मिलके आयुष सेक्टर को, किसको, आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक यूनिट की
स्थापना करने जा रहा है जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो। यह काम क्या करेगा, आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत यानी कि जो भी ट्रेडिशनल मेथड हैं उपचार के, उनके क्षेत्र में ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगा, साथ ही लॉन्ग और शॉर्ट टर्म टारगेट तय करेगा, और जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत उनकी मॉनिटरिंग करेगा। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप होते हैं, उनकी बैठक स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव को लेके काम करेगा। यानी कि आयुष के क्षेत्र में अगर आयुष मिनिस्ट्री की बात करें तो 2014 से पहले यह एक प्रकार का डिपार्टमेंट था, लेकिन हम ट्रेडिशनल अपने उपचार के मेथड को और ज़्यादा एफिशिएंट को बढ़ा सके, उसके लिए डिपार्टमेंट को बदल के सरकार ने क्या कर दिया, मिनिस्ट्री में बदल दिया, ताकि जल्दी से जल्दी फाइल क्लियर हो सके, जल्दी से जल्दी पैसे अगर अनाउंसमेंट होते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। आयुष स्टैंड फॉर आयुर्वेदा, योगा, न्यूट्रोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। आयुष मिनिस्ट्री के अगर मिनिस्टर की बात करें तो इनके जो मिनिस्टर हैं वो क्या हैं, श्रीपद यसो नायक। अगर इनकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये नॉर्थ गोवा। तो ये कई जब भी मिनिस्टर का नाम आए तो अगर आप बैंक की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे में एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो मिनिस्टर का नाम वो किस मिनिस्ट्री से रिलेट करता है और उसकी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ की यानी कि उसका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ का है, जरूर याद करके रखें। तो सही जवाब है हाल ही में स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो कौन से मंत्रालय के द्वारा खोला जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अगर ये भी पूछा जाए स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो इनमें से किस क्षेत्र में बढ़ावा देगा, तो आयुष के क्षेत्र में बढ़ावा देगा। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज लॉन्च सेल्फ हेल्प वेबसाइट बंधु फॉर स्टूडेंट ऑफ आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे के छात्रों के लिए एक स्वयं सहायक वेबसाइट जिसका नाम है बंधु को किसने लॉन्च किया। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन श्री संजय दत्तात्रेय ने एक सेल्फ हेल्प वेबसाइट यानी कि खुद से उस पर जाके आप सर्च कर सकते हैं जिसका नाम क्या है, बंधु। और ये बंधु किन छात्रों के लिए, आईआईटी बॉम्बे के छात्रों के लिए। इस वेबसाइट पे जाके वहाँ के जो छात्र हैं वो एग्जाम स्टेज को क्या कारण रहा फेलियर का, हॉस्टल लाइफ हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, पीयर प्रेशर हो गया, हर एक प्रकार की जानकारी वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो बंधु किससे रिलेटेड करता है, तो एजुकेशन से रिलेट करता है। अगर पूछा जाए किस आईआईटी ने लॉन्च किया है या डेवलप किया तो आईआईटी बॉम्बे ने। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, हमारे प्रश्न में पूछा गया। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन कौन है, श्री संजय दत्तात्रेय। और अगर इनका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछा जाए तो इनका पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है, अकोला। अकोला कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। तो सही जवाब हमारा इस प्रश्न का क्या होगा, ए संजय दत्तात्रेय। Which state has launched special camping to identify people suffering from tuberculosis in the state? किस राज्य ने राज्य में तपेदिक यानी कि टीबी से पीड़ित लोगों की पहचान करने के लिए विशेष अभियान चलाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जो भी टीबी के मरीज हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको ठीक किया जा सके उसके लिए 10 दिनों का कैंपिंग चलाया है। साथ ही आपको बता दें ने टारगेट रखा है कि पूरे विश्व में 2030 तक टीबी को हम एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन भारत ने एडवांस में कमिटमेंट किया है कि हम 2030 नहीं उससे 5 साल पहले यानी कि 2025 में भारत को टीबी से मुक्त कर देंगे। हाल ही में भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार ने टीबी हारेगा देश जीतेगा नाम का कैंपिंग भी चलाया। अब ये बात करें यूपी सरकार जो ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को फाइंड करने के लिए एक डोर टू डोर कैंपिंग चलाएगा। इसमें हेल्थ वर्कर हो गए, एनजीओ हो गए, उनके साथ मिलके घर घर जाके लोगों से पूछताछ की जाएगी और उनको आइडेंटिफाई करके सही समय पे इलाज। साथ ही यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कल्चरल एंड ड्रग ऑफ सस्पेक्टेबिलिटी टेस्टिंग लैब को भी इनॉग्रेशन किया है। कहाँ पे, बाबा
राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। अच्छा, साथ ही बात करें उत्तर प्रदेश का, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 अक्टूबर को हाथ धोना रोके कोरोना नाम का एक कैंपिंग चला है। और किस अवसर पे चला है? 15 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति चलाया और मिशन शक्ति के अंतर्गत वुमेन के सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अवेयरनेस फैलाया जाएगा। हाल ही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लॉन्च किया है यूपी सरकार ने, और इसके अंतर्गत उन्होंने कमिटमेंट किया है कि इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में वो 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो लगभग 10 लाख जॉब भी क्रिएट किया जाएगा। हाल ही में एक स्कीम चला था 1 जून 2020 को, जिसका नाम था प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, और इसके अंतर्गत जो भी स्ट्रीट वेंडर हैं उनको 10,000 रुपये का क्या दिया जा रहा था? लोन दिया जाएगा। और अगर टाइम के साथ अगर आप इसको फुलफिल अब भर देते हैं बैंक को, तो नेक्स्ट जो आप लोन ले सकते हैं वो 20,000 रुपये ले सकते हैं। और इस लोन को सबसे ज़्यादा देने वाला यूपी भारत का क्या बन गया? पहला राज्य बन गया। अगर यूपी की बात करें तो इसका कैपिटल, यूपी का कैपिटल क्या है? लखनऊ है। इसके गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल हैं, और चीफ मिनिस्टर तो आदित्यनाथ हैं। अगर उसके नेशनल पार्क की बात करें, यूपी के नेशनल पार्क की, तो कई सारे नेशनल पार्क हैं। एक है दुधवा नेशनल पार्क, ध्यान रखें कि भाई दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? तो यूपी में। सेकंड, अगर पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत क्या टाइगर रिजर्व कहाँ पे? तो यूपी में है। उसके बाद अगर बात किया जाए नेशनल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या? नेशनल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है? तो ये भी है यूपी में। अगर तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब, टीबी के मरीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए किस स्टेट सरकार ने 10 दिनों का कैंपिंग चलाया? तो अपना जवाब है ये उत्तर प्रदेश ने। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट इज ऑब्जर्व, इनमें से किस दिवस को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया जाता है? तो सही जवाब है बी, 2 नवंबर को। देखते हैं, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना हुई थी 1950 में और 1951 से ये काम कर रहा है। और पहले इसका जो सेक्रेटरी था वो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिच में था, उसके बाद शिफ्ट हुआ लंदन में, और अब प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 1992 में ये वीना में इसका सेक्रेटरी। तो अभी अगर पूछा जाए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का जो सेक्रेटरी वो कहाँ पे है? वियना में। अब ये इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट करता क्या है कि जर्नलिस्ट जो भी हुए हैं उनके हितों की रक्षा करता है कि वो सही से अपना पत्रकारिता कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट में कोई क्राइम तो नहीं कर रहा है। और उन्हीं के याद में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2013 में अनाउंसमेंट किया था कि 2 नवंबर को वो इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट डे मनाया जाएगा। साथ ही बात करें तो 1 नवंबर को हमने मनाया था वर्ल्ड वैगन डे, और 2 नवंबर को तो हम लोग देख ही रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूनियन गवर्नमेंट हैज प्रोवाइड रुपए 670 करोड़ टू विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस बैंक को 670 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं? हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट ने रूरल रीजनल बैंक को 670 करोड़ का रिकैपिटलाइजेशन फंड दिया है। रिकैपिटलाइजेशन फंड यानी कि बैंक को जब लॉस होता है या वो किसी प्रकार के गाइडलाइन को फुलफिल करना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं एक इंटरनेशनल गाइडलाइन है बेसल नाउ, और बेसल थर्ड के अनुसार रिस्क वेट एसेट रेशियो को 9% मेंटेन करना, लेकिन बैंक को क्या हो गया है? अभी हाल ही में 2206 करोड़ का लॉस हो गया है और वो 9% से नीचे चला गया है। अब उसी को मजबूत करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 670 करोड़ रुपए का क्या देने जा रही है? इसमें रिकैपिटलाइजेशन यानी कि दोबारा पैसे लगाने जा रही है। रूरल रीजनल बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पे की थी, और भारत का पहला रूरल जो बैंक था वो प्रथमा बैंक था, जिसका स्पॉन्सर बैंक कौन था? सिंडिकेट बैंक था। अगर आरआरबी की बात करें तो इसमें 3 लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। कौन कौन से? एक तो
सेंट्रल सरकार होती है, जिसमें अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो 50% होता है। उसके बाद स्पॉन्सर बैंक होता है, जिसका जो कैपिटल होता है उसका जो होता है 35%। और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो इसका कितना होता है 15%। और इस बार की परीक्षा में पूछा भी गया था, सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका होता है तो सेंट्रल सरकार का। अगर पूछा जाए कि रूरल रीजनल बैंक को रेगुलेट कौन करता है तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल यानी कि नाबार्ड करता है। अगर ये टू प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ आरआरबी की बात करें तो अभी कितनी है 43 हैं। एक समय था 2005 जब 196 था, लेकिन स्कैम के चलते ये लगातार क्या हो रही हैं, बंद होते चले जा रही हैं या फिर मर्ज होते चले जाएं। अब सरकार ने ये भी टारगेट रखा है कि 43 से घटा के हम 38 कर देंगे। हाल ही में 3 बैंकों को मर्ज किया गया, पूर्वांचल बैंक को जो कि गोरखपुर का, काशी गोमती बैंक को और बड़ोदरा यूपी ग्रामीण बैंक को। पूर्वांचल बैंक और काशी गोमती बैंक को किस में मर्ज किया गया है, बड़ोदरा यूपी ग्रामीण बैंक में। इससे पहले कितने थे 45 थे, और इन्हीं दोनों को मर्ज करने के बाद कितने रह गए हैं 43। और ये कब से इफेक्ट में आ गया है 1 अप्रैल 2020 से। तो 2-3 मुख्य बातें याद रखनी है कि कितने लोगों के सहयोग से आरआरबी बना, तो 3 सेंट्रल स्टेट इंस्टीट्यूशन, इनकी शेयर होल्डिंग क्या है, अभी हाल ही में कितना कैपिटल रिकैपिटलाइजेशन फॉर्म में सरकार ने डाला, ये पहला आरआरबी कौन सा प्रथमा, कब आया था या किनके रिकमेंडेशन से आया था, प्रेजेंट में कितने आरआरबी हैं, हाल ही में 1 अप्रैल 2020 को कौन कौन से आरआरबी किस में मर्ज हुए, और सरकार ने टारगेट 43 से भी घटा के कितने करने का रखा है 38। तो सही जवाब अगर हम बात करें तो किस बैंक में, तो रूरल रीजनल बैंक में। द पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 रिलीज बाय विच, सार्वजनिक मामलों का सूचकांक 2020 किसके द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में बेंगलोर बेस एक एनजीओ है जिसका नाम है पब्लिक अफेयर सेंटर, और यह गवर्नेंस को यानी कि सरकार बिना इंटरफेयर यानी कि आईटीसी इंफॉर्मेशन टेलीकम्युनिकेशन का यूज करके कितना सही मैनर में लोगों को सुविधा देती है उसका सर्वे करते हैं और एक इंडेक्स रिलीज करते हैं जिसका नाम है पब्लिक अफेयर इंडेक्स। और इसमें बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस में तो केरला क्या है टॉप रैंक रखता है, और सबसे लास्ट अगर कंडीशन की बात करें तो यूपी है। फ्रेंड यहाँ पे ओवरऑल में यूपी नहीं है, हम इन्होंने 3 कैटेगराइज में यानी कि एक लार्ज स्टेट में, स्मॉल स्टेट में और यूटी में बात, और लार्ज में बात करें तो सबसे पहला स्थान किसका है केरला का है, और सबसे खराब है तो यूपी का है। और लेकिन स्मॉल अगर स्टेट की बात करें तो सबसे अच्छा जो रैंक है वो गोवा का है, और सेकंड नंबर पे मेघालय है, और सबसे बेकार नकारा अगर कोई स्टेट है तो है स्मॉल में मणिपुर। अगर यूटी की बात करें तो सबसे अच्छा बेहतरीन ज़बरदस्त काम किया है तो चंडीगढ़ ने काम किया है, और सबसे खराब की बात करें तो अंडमान जम्मू एंड कश्मीर और निकोबार ने खराब परफॉर्मेंस। किसके द्वारा जारी किया गया, तो एक एनजीओ है कहाँ की, बेंगलोर की, जिसका नाम क्या है पब्लिक अफेयर सेंटर। तो सही जवाब है डी पब्लिक अफेयर सेंटर। विच क्रिकेट अंपायर हैज बीन ब्रोकन रूडी कोर्टजन रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट ओडीआई एज एन ऑन फील्ड अंपायर रिसेंटली। किस क्रिकेट अंपायर ने हाल ही में ऑन फील्ड अंपायर के रूप में सबसे अधिक एक दिवसीय मैचों के रूडी कोर्टजन के रिकॉर्ड को तोड़ा है, तो सही जवाब है सी अलीम डार ने। सो फ्रेंड ये ऑप्शनल एमसीक्यू बेस्ड में रहे। अब देखते हैं थोड़ा, जैसे हाल ही में ओडिशा सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। ओडिशा सरकार क्या करने जा रही है, लगभग 15 डिस्ट्रिक्ट के 8000 स्कूलों को मर्ज करने जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि इनको ऐसा सपना आ गया, नीति आयोग 2017 में एक प्रोजेक्ट लेके आया था जिसका नाम था सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन। इसका मेन मकसद था कि राज्य में एजुकेशन को और हेल्थ को बेहतर बनाया जाए, और 2018 में इसको इम्प्लीमेंट किया और 3 राज्यों को चुना। एक था ओडिशा था, एक क्या ओडिशा, दूसरा झारखंड और मध्य प्रदेश। सही से इम्प्लीमेंट किया जाए और ताकि स्कूल
को अगर खराब परफॉर्मेंस यानी कि उस स्कूल में जो इनरोलमेंट है वो 20 स्टूडेंट से कम हो रहा है, तो उस स्कूल को क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे एक। और जिस भी बैंक कह रहे हैं सॉरी, जिस भी स्कूल में मर्ज किया जाएगा उस स्कूल को लीड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। तो 8,000 स्कूल को बड़े स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है। ये सरकार ने फैसला लिया है, ओडिशा सरकार ने फैसला लिया है। कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत? तो 7 स्टैंड फॉर सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल किसके द्वारा ले आया गया था? नीति आयोग। नीति आयोग स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके चेयरमैन कौन? प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरमैन अभी कौन है? राजीव कुमार हैं। और सीईओ की बात करें तो अमिताभ कांत हैं। अगर बात करें ओडिशा का जो कैपिटल है, क्या है? भुवनेश्वर है। गवर्नर इसके कौन है? इसके गवर्नर हैं गणेशी लाल। और चीफ मिनिस्टर की बात करें तो नवीन पटनायक हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर ऑनलाइन में देखते हैं तो आप सभी जानते हैं कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी होती है। और इसी अवसर पे आपने देखा था जम्मू एंड कश्मीर 377 बिल ला के उसको यूटी में तब्दील किया गया। और 2014 से बीजेपी सरकार ने डिसाइड किया था इसको राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे के तौर पे सेलिब्रेट करेंगे। और इस बार के 31 अक्टूबर यानी कि 2020 को बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? गुजरात के केवडिया में। और वहाँ पे भारत का पहला सी प्लेन सर्विस को लॉन्च किया गया है, जो कि अहमदाबाद के साबरमती से केवडिया के बीच में चलाया जाएगा। और यह जो सी प्लेन सर्विस है वो कौन से एयरलाइंस के द्वारा? स्पाइस जेट के द्वारा चलाया जाएगा। और इसके सिवा नरेंद्र मोदी ने उसी अवसर पे सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क का, एकता मेला, आरोग्य वन, चिल्ड्रेन न्यूट्रिशन पार्क का भी इनॉग्रेशन किया। कहाँ पे? गुजरात के केवडिया में। अगर ये आरोग्य वन की बात करें तो आरोग्य वन का जो काम है वो 100 ऑफ मेडिकल हर्बल प्लांट को क्या करेगा? इस आरोग्य वन में प्लांट लगाया जाएगा और उसको बढ़ावा दिया जाएगा। अगर बात किया जाए स्टैचू ऑफ यूनिटी का तो ये दुनिया का सबसे टेलेस्ट स्टैचू है। लगभग इसकी जो ऊंचाई है 182 मीटर है। और 2020 में स्टैचू ऑफ यूनिटी को 8 वंडर में शामिल किया। किसके? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। सरदार पटेल की बात करें तो ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी और पहले गृह मंत्री भी थे। इनको लौह पुरुष की उपाधि भी दिया था महात्मा गांधी ने। और 1991 में इनके मरण उपरांत भारत रत्न से भी नवाजा गया था। अब गुजरात की बात आई है, केवडिया कहाँ पे है? गुजरात में। तो उसके कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपानी। इसके सिवा अगर बात किया जाए कि इंडियन रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सितंबर 2020 में, कब? सितंबर 2020 में एक इनिशिएटिव लिया था जिसका नाम था मेरी सहेली। और ये किस जोन में चलाया गया था? तो इस जोन की बात करें तो ये साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन में चलाया गया था। इसके अंतर्गत अगर महिला अकेले ट्रेन में सफ़र करती है तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई भी आरपीएफ या जीआरपीएफ के जो गार्ड हैं उस लेडीज़ का फ़ोन नंबर ले लेंगे, सीट नंबर ले लेंगे, नाम लिख लेंगे। और जब भी उन आरपीएफ या सीआरपीएफ का जॉब की टाइमिंग चेंज होती है वो दूसरे आरपीएफ ऑफिसर को या फिर जीआरपीएफ ऑफिसर को उनका डिटेल दे देंगे और बीच बीच में जाके उनकी सीट पे उनकी हालचाल लेते रहेंगे। और इसके लिए उन लोगों ने एक महिला टीम का भी क्या करेंगे? गठन करेंगे। अब निर्णय ये लिया गया है कि जो ये मेरी सहेली है वो सभी इंडियन रेलवे के सभी जोन में क्या किया जाएगा? इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो मेरी सहेली किनके लिए है? जो भी महिलाएं ट्रेन से यात्रा कर रही है उनकी सुरक्षा किसने चलाया है? इंडियन रेलवे ने चलाया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑनलाइन में देखते हैं, ये पहली बार हिस्ट्री में हो रहा है। उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अब जो नेचर गाइड का काम करेंगी वो वुमेन करेंगी। और इसके लिए 7 महिलाओं को क्या किया गया है? चुना गया है। तो कॉर्बेट इनमें से प्रश्न पूछा जाए भाई इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है या नेशनल पार्क है जहाँ पे नेचर गाइड का काम
वुमेन कर रही हैं। तो पहला है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। उसके सिवा उत्तराखंड की बात करें तो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है। उसके बाद सेकंड नंबर की बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो भारत का पहला भी नेशनल पार्क है। वैली ऑफ फ्लावर और नंदा देवी नेशनल पार्क, यहाँ तक कि ये तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंटर है। उसके बाद बात करें गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड में। गंगोत्री नेशनल पार्क वो भी कहाँ पे है, उत्तराखंड में। नांदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो भी कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड की कैपिटल की बात करें तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, उत्तरा यानी कि यूके का जो कैपिटल है, पहले इसका एक ही कैपिटल है क्या, देहरादून। लेकिन अब इसके हाल ही में एक नया कैपिटल लाया गया है जिसका नाम है गैरसैंण। और गैरसैंण को जो कैपिटल घोषित किया गया है वो समर का, और देहरादून जो है वो विंटर का। यानी कि अभी जो कैपिटल चल रहा है देहरादून का क्या, उत्तराखंड का क्या, देहरादून विंटर में। ठीक है। सो फ्रेंड, ये आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहा। मुझे आशा है कि आप लोगों ने, आपके होमवर्क के लिए एक प्रश्न है, किसके लिए, होमवर्क के लिए एक प्रश्न है, आपको बताना कि हाल ही में हाउ मेनी स्टेट जिन्होंने अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया, कितना, 5 स्टेट ने, 6 स्टेट ने, 7 स्टेट ने या फिर 8 स्टेट ने। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि कितने स्टेट ने अपना 1 नवंबर 2020 को अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है।